नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी की हमारी खास पेशकश जो हर फ्राइडे को हम 6:30 बजे मिलते हैं आपके साथ में। और डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ होते हैं जो चीफ कैंसर सर्जन हैं। और वो जो कैंसर्स हैं, जो हमारे शरीर में तरह तरह के कैंसर हो जाते हैं, जो एक घातक बीमारी है, उसके बारे में बताते हैं कि उसके क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से बचा जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। और सब आपको चीजों को पता होगा तो आप पहले से शायद पहचान पाएंगे और डॉक्टर्स के पास आप विजिट कर पाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में तकरीबन हर साल 10 लाख से ज्यादा कैंसर पीड़ित आते हैं। और नंबर 1 की अगर हम बात करें, अगर हम नंबर्स में बात करते हैं, तो नंबर 1 जो स्टेट है वो गुजरात है। गुजरात में सबसे ज्यादा कैंसर पीड़ित आते हैं। डॉक्टर अंशुमान के साथ हमने वादा किया था, आप लोगों ने डिमांड करी थी कि हम त्वचा के कैंसर के बारे में बात करें, स्किन कैंसर के बारे में बात करें। तो आज हम स्किन कैंसर के बारे में बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर अंशुमान, जो हमने लास्ट टाइम अपने दर्शकों से कहा था कि भाई कैंसर जो स्किन का है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो ये जो एक तो जो मैंने भी बात कही कि गुजरात में, जो गुजरात है हमारे देश में, वो नंबर 1 की पोजीशन पे है, यानी कि सबसे ज्यादा कैंसर पीड़ित वहां आते हैं। तो ऐसी क्या खास वजह है वहां पे, ऐसी क्या समीकरण है वहां पे जो गुजरात में ज्यादा कैंसर पीड़ित आते हैं निकल के? जी, इसके 3 कारण हैं। एक तो गुजरात का क्षेत्रफल आप देखें, स्टेट बड़ा है। उससे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश हुआ करता था जब उत्तराखंड साथ में था। अभी भी उत्तर प्रदेश मोर और लेस ये है। गुजरात बहुत बड़ा स्टेट है, नंबर 1। नंबर 2, टोबैको रिलेटेड कैंसर गुजरात में काफी कॉमन है। खास करके गुजरात का जो सौराष्ट्र का इलाका है, वहां पे सबसे ज्यादा हेड एंड नेक कैंसर या टोबैको संबंधित जो कैंसर हैं उसकी संख्या ज्यादा है। और तीसरी एक जो बहुत खास वजह है, कई लोगों को पता भी नहीं होगा, गुजरात में अहमदाबाद में कैंसर का एक बहुत बड़ा टर्सरी सेंटर है, गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां देश के हर कोने से मरीज वहां इलाज कराने पहुंचते हैं। तो जब रजिस्टर्ड वहां होंगे तो आंकड़ा वहीं काउंट होगा कि इतने मरीज हमारे यहाँ कैंसर के हर साल रजिस्टर्ड हुए या इलाज हुआ या इतने आए। तो 3 हो गए रजिस्ट्रेशन, उसमें उस स्टेट के भी मरीज होंगे, स्टेट से बाहर के भी होंगे, तंबाकू से संबंधित कैंसर और क्षेत्रफल के हिसाब से आबादी ज्यादा। तो तीनों को मिला के देखेंगे तो गुजरात में हाईएस्ट नंबर पे कैंसर केसेस मिलेंगे आपको। तो ये एक बड़ी वजह है कि वहां पे और दूसरे राज्यों से भी वहां पे पीड़ित पहुंचते हैं और वहां पे रजिस्ट्रेशन ज्यादा होते हैं, इस वजह से वहां पे ज्यादा कैंसर है। और दूसरा, वहां पे जो आपने बताया कि टोबैको, तो एक ड्राई स्टेट जरूर है, यानी कि शराब नहीं मिलती है, लेकिन फिर गुटखा और तंबाकू का इस्तेमाल वहां पे होता है। डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से हमने बात करी थी कि त्वचा का कैंसर, जो त्वचा का कैंसर है, स्किन कैंसर है, वो कब होता है, किस उम्र में होता है और उसके कारक कौन कौन से होते हैं? जी, त्वचा के कैंसर को समझने से पहले ये जरूरी है हम समझ लें, जिसपे कभी चर्चा भी नहीं होती है, कि जी। स्किन भी, त्वचा भी शरीर का एक अंग है। स्किन इज एन ऑर्गन। अब ये सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा लोगों को कि हमने सुना था हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स ये अंग में गिने जाते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए त्वचा एक अंग है, शरीर का एक ऑर्गन है, और ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ये भी खास बात है, लगभग 1.6 1.7 मीटर स्क्वायर इसका पूरा एरिया है, मतलब इतना बड़ा अंग हमारे शरीर में कुछ नहीं है। और तीसरी खास बात स्किन के साथ, ये फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे बॉडी के ऊपर। देखते हैं जब भी स्किन में कोई कट खरोंच आ जाए तो तुरंत हम एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक या इस तरह कोई चीज लगाते हैं। नेचुरली स्किन हमारे शरीर को एक प्रतिरोधक क्षमता देती है और बहुत सारे एक्सटर्नल जो डैमेजिंग चीजें हैं, हार्मफुल चीजें हैं, उससे बच जाती है। तो स्किन जब हमें बचा रही है तो स्किन पे भी कुछ आघात हो रहा होगा, कुछ ना कुछ क्षति पहुंचती होगी। इसमें एक क्षति हो सकती है स्किन का कैंसर। स्किन के कैंसर मेनली 3 प्रकार के होते हैं। अगर बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे और भी प्रकार होते हैं, जिसमें बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और तीसरा मेलानोमा। टेक्निकल टर्म है, इसको और आसान में समझाता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं स्किन के कैंसर की वजह क्या होती है। मेजॉरिटी, सबसे ज्यादा स्किन कैंसर को अगर जोड़ लें तो उसमें सबसे ज्यादा वजह जो देखी गई, सन एक्सपोजर, मतलब धूप में बहुत देर तक रहने वाले लोगों में स्किन कैंसर की तादाद ज्यादा दिखी। और वो कौन से लोग? खास करके
जो सफेद चमड़ी के लोग हैं, जिनको गोरे लोग कहते हैं, जी इंडिया में उस लेवल तक फेयर कॉम्प्लेक्शन जो स्किन के टेक्सचर को हम बताते हैं कम है। दो चीजें महत्वपूर्ण है, मतलब स्किन कितनी पतली है, कितनी मुलायम या नाजुक है, आम भाषा में कह सकते हैं, और कितना गोरापन है। गोरापन से मतलब ये होता है कि स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन कहते हैं, जिसके कारण हमारा रंग काला होता है। जितना मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होगा स्किन में, उतना रंग काला होगा, और जितना कम होगा रंग उतना गोरा होगा। मेलानिन पिगमेंट ही है जो सूरज से आने वाली रोशनी, धूप से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। मेलानिन पिगमेंट ये कम होगा तो मतलब प्रोटेक्शन लेवल आपका कम है, और धूप जहां ज्यादा होगी तो खतरा ज्यादा है। तो देखिए, प्रकृति ने तो बड़ा अच्छा किया था कि जैसे अफ्रीकन कंट्री जो बिल्कुल इक्वेटर पे है, जहां सन एक्सपोजर सबसे ज्यादा है, वहां के लोगों का रंग काला बनाया था। जो अफ्रीकन वहां पे थे उनका रंग काला था। इंडिया में एक ट्रॉपिकल कंट्री है, टेम्परेट क्लाइमेट है, तो धूप निकलती है, 4-5 महीने बहुत तेज धूप निकलती है, फिर सर्दी आती है, तो मिक्स है। तो यहाँ पे मिक्सचर पॉपुलेशन है, मतलब गेहुआ रंग जिसको कहते हैं, वीटी कॉम्प्लेक्शन, और मिक्स है, काले भी हैं और गोरे भी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें धूप बहुत तेज होती है, लेकिन वहां गोरे भी बहुत हैं। वहां पे स्किन कैंसर की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। और सेकंड में अमेरिका आता है, वहां भी गोरे लोग भी हैं और काले लोग भी हैं, लेकिन वहां भी स्किन कैंसर ज्यादा है। तो ऐसा क्या है धूप में, सन एक्सपोजर में, जिसके कारण स्किन का कैंसर होता है? किसी भी लाइट में, खास करके सन रेज में, 3 तरह के अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, जिसको वेवलेंथ के हिसाब से यूवी अल्ट्रावायलेट टाइप ए, यूवी बी, यूवी सी, 3 भागों में बांटा गया है। जो विजिबल स्पेक्ट्रम, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, या आमतौर पे हम समझते हैं इंद्रधनुष के रंग को जो दिखाते हैं विविक्योर करके, सतरंगा, तो जो लाइट, जो प्रकाश को हम नंगी आंखों से देखते हैं, उसके जस्ट पहले का वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम अल्ट्रावायलेट लाइट है, और उसके बाद के स्पेक्ट्रम को इंफ्रारेड कहते हैं। तो उसके पहले के वेवलेंथ वाली लाइट पृथ्वी पर जब आती है, तो उसमें 2 टाइप की लाइट आ सकती है, यूवीए एंड यूवीबी। यूवीसी को ओजोन लेयर रोक लेता है। यूवीसी हालांकि ज्यादा डैमेजिंग है, लेकिन ओजोन लेयर उसको नीचे तक आने नहीं देता है। यूवीए एंड यूवीबी जो लाइट है, ये अगर बहुत समय तक स्किन के ऊपर पड़ती है, तो पहले तो सनबर्न होता है, जिसको आमतौर से कहते हैं सूरज में या धूप में निकलने से स्किन जल गई, चमड़ी जल गई, या बहुत गोरे लोग होते हैं, देखते होंगे, निकलते होंगे, चेहरा लाल हो जाता है उनका, और बहुत लंबे समय तक रह जाए तो चेहरा जला हुआ लगता है। यही अगर रिपीटेड डैमेज स्किन का होते रहे, तो ये स्किन कैंसर का रूप ले लेता है। ये एक क्रॉस बात हुई जी। जी, तो ये जो इस तरह से, अब इसमें जो आपने कहा, जैसे हम मजदूर जो काम करते हैं खेतों में, जो और बाहर ओपन एरिया में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन की साइट पे करते हैं, बट उनको तो स्किन कैंसर शायद नहीं होता, मतलब आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसके, तो क्या उनको भी स्किन कैंसर की संभावनाएं होती हैं? जी, देखिए, स्किन कैंसर की संभावनाओं में 3 चीजों की जरूरत है। जैसा मैंने बताया, मेलानिन पिगमेंट कितना है, मतलब प्रोटेक्शन आपके स्किन में कितनी ज्यादा है। अगर रंग काला है, कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, तो गोरे लोगों में स्किन कैंसर का चांस ज्यादा रहेगा। कितनी देर के लिए धूप का एक्सपोजर हो रहा है, और तीसरी बात, किस समय धूप का एक्सपोजर हो रहा है। जैसे पीक आवर हम लोग मानते हैं जिसमें सबसे ज्यादा डैमेज होता है, सुबह 11 से लेके शाम के 3 या 4 बजे तक, इस समय सबसे ज्यादा रेज का एक्सपोजर होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, जो मजदूर लोग काम करते हैं, पीक डे लाइट में काम करते हैं, ऑलमोस्ट डेली काम करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मजदूर स्लोली या तो गोरे हैं तो एक्वेंट होकर डार्क कम्प्लेक्शन में आ जाते हैं, या डार्क कम्प्लेक्शन वाले ही होते हैं, तो वो सेल्फ प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि मजदूरों में स्किन कैंसर नहीं होता है। मेरे कई मरीज हैं जो मजदूरी ही करते थे, लेकिन उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन था, जिनमें स्किन कैंसर हुआ भी, जिनको बाद में ट्रीटमेंट के बाद अपना रोजगार भी बदलना पड़ा। जो सन एक्सपोजर वाले की जगह वो मजदूरी, इंडोर वाली मजदूरी करने लगे, तो उनको बदलना पड़ता है। लेकिन जो गोरे लोग हैं, उनका कम समय एक्सपोजर में भी चांस रहेगा।
जी उनका कम समय में एक्सपोजर में भी चांस रहेगा। बट जिस तरह से हम देखते हैं कि जो मजदूर लोग काम करते हैं और या कोई भी होता है, कहते हैं ना सन के एक्सपोजर में आते ही स्किन टैन हो जाती, तो जो लोग ज्यादा जो मजदूर हैं तो उनकी तो स्किन धीरे धीरे डार्कर हो जाती है, तो यानी कि उनकी प्रोटेक्शन लेवल जो है स्किन से बढ़ जाता है कैंसर जी के लिए। जी जी, बिल्कुल ठीक जी बात है। जैसे हम सन एक्सपोजर में जाते हैं तो मेलेनिन पिगमेंट की संख्या बढ़ जाती है और ये प्रोटेक्शन देने लगता है। जी। डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अब इसमें स्किन के ऊपर, तो स्किन में कैंसर बॉडी में कहीं भी हो सकता है या कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं, या जो सन के एक्सपोजर में आता है सिर्फ वही होता है? बहुत अच्छा सवाल किया। जो सन रिलेटेड कैंसर है, मैंने 3 कैंसर का नाम बताया, बेसल सेल कार्सिनोमा और जी। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ये सन एक्सपोजर रिलेटेड कैंसर है। ये ट्यूमर का टाइप है। ये तो उन्हीं एरिया में ज्यादा होगा जहां पे सन का एक्सपोजर डायरेक्टली है, जैसे चेहरे पे, या किसी इंसान के बाल नहीं हो, गंजे हो तो सर के ऊपर स्कैल्प एरिया जिसको कहते हैं, गर्दन के जी पीछे जो कॉलर के ऊपर का हिस्सा है, अगर बाल नहीं हो कॉलर के ऊपर का हिस्सा गर्दन का एक्सपोज होता है, हाथ में खास करके कोहनी के नीचे वाला हाथ जो सन एक्सपोजर में होता है, या पांव पे जहां जहां मतलब सन का एक्सपोजर होता है। कुछ ऐसे कैंसर हैं जो प्राइवेट पार्ट्स पे, स्किन के कैंसर प्राइवेट पार्ट्स पे, जैसे लिंग के ऊपर हो सकता है, वो भी स्किन कैंसर है। और मिलेनोमा एक अलग कैंसर जो मैंने बताया, मिलेनिन पिगमेंट जो मिलेनोसाइट से निकलता है, जो आपके रंग को डार्क कॉम्प्लेक्सन देता है और प्रोटेक्ट करता था। अगर उसी मिलेनोसाइट का कैंसर हो गया तो इसका आमतौर पे सन एक्सपोजर से नहीं है, और ये लेकिन कहीं हो सकता है मिलेनोमा, जो हिस्सा आपका ढका हो शरीर के अंदर, जैसे चेस्ट का एरिया, पीठ का एरिया, थाई का एरिया, वहां हो सकता है। और खास करके एक अलग मिलेनोमा है जिसको कहते हैं अंगुल मिलेनोमा। वो क्या होता है, अंगूठे या उंगलियों में जहां नाखून चमड़ी से जुड़ रही होती है, इसी जगह जी पे खास करके होता है और काला दिखने लगता है। उस हिस्से में आपको कालापन सा मस्सा दिखने लगेगा, नाखून के नीचे जहां चमड़ी जुड़ रही वहां कुछ कुछ काला काला से होने लगा, हाल फिलहाल में होने लगा। ये मेलानोमा का लक्षण है, एक तरीके का स्किन कैंसर है। आपको इसलिए जागरूक होना है, ये नहीं समझना है हो सकता है कुछ ब्लैक स्पॉट जमा हो गया हो, तिल मस्सा निकल आया हो। अगर हाल फिलहाल में नाखून के नीचे कोई काला धब्बा आ रहा हो सकता है मेलानोमा के लक्षण है, उसकी आप जांच कराएं। जी ओके। तो ये सिर्फ अगर मान लीजिए कोई मस्सा है या कोई तिल है या स्पॉट है, छोटा सा ही क्यों ना है, तो उसको हमें जांच कराना चाहिए, जी। या उसमें कुछ अब पेन भी होता है या कुछ और तरह का चीजें पता लगती हैं कुछ? जी अब आते हैं कि इन जनरल लक्षण पे, मेलानोमा का बता दिया, ब्लैक या जी डार्क ब्राउन ब्राउन पिगमेंट होगा। अब जनरल लक्षण पे आते हैं कि कोई भी मस्सा या छाला लेके स्किन कैंसर प्रेजेंट कर सकता है। तो कैसे आप समझेंगे, एक होता है पैदाइशी जिसको कहते हैं लहसन या मोल, हम्म इस तरह तिल, इस तरह की चीज कहते हैं। पैदाइशी आपको पता है कि ये तिल है, बचपन से है, सभी लोग देख रहे हैं, ये कैंसर नहीं है। अगर ये हाल फिलहाल में इसी तरह का कोई मस्सा बना हो, या पुराने बचपन से रहे मस्से में अगर जख्म बनने लगा हो, या कुछ पानी सा निकलता हो, खून सा निकलता हो, या उसके ऊपर खुरंट बन जाता हो बार बार, और वो खुरंट बनता हो और निकल जाता हो, ऐसी स्थिति में आप सस्पेक्ट कीजिए कि ये कैंसर के खुरंड लक्षण हो सकते होता है डॉक्टर अंशुमान, हैं। खुरंड हम किसे कहते जिसको टेक्निकल इंग्लिश टर्म में हम कहते हैं स्कैब। स्कैब जैसे कोई जख्म आपका बनता है, उसके ऊपर एक काली सी हैं? लेयर, एक लेयर बन। सतह बन जाती है, लेयर बनती है, फिर धीरे धीरे लेयर छूट जाती है। अगर इस तरह की जी कोई चीज हो रही है, स्कैब बन रहा हो, तो आप समझ हम्म लीजिए कोई लक्षण में बदलाव हो रहा हो, इसको ध्यान देने की जरूरत है। या कहीं कोई मस्से जैसा धब्बा हो, जैसे आप देखिए रंगीन मोमबत्ती अगर आप जलाते हो दिवाली पे, सफेद मोमबत्ती हम्म में भी मोम गिरता है, रंगीन मोमबत्ती का जो मोम गिरता है वो डार्क ब्राउन कलर का और चिकनी सतह लिए हुए अगर स्किन पे कोई धब्बा आ जाए, जिसको टेक्निकली कहते हैं वैक्सी फील, मतलब मोम जैसा महसूस होगा लेकिन थोड़ा डार्क ब्राउन या रेड या पिंक जैसा होगा, ऐसा मस्सा हाल फिलहाल में आया हो, आप तुरंत प्रिकॉशन लें और इसकी जांच कराएं। या इसमें ईचिंग होने लगे, खुजली हो, तो समझ लीजिए कि एबनॉर्मल है, नॉर्मल चीज नहीं है। उसकी जांच तुरंत अपने डर्मेटोलॉजी स्किन के डॉक्टर से दिखाएं, और स्किन के डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो उसकी बायोप्सी कराएं। जी रविंद्र जी।
जी, यानी कि मस्सा कोई भी है आपके शरीर में और उसमें कुछ एबनॉर्मल एक्शंस दिख रहे हैं, रिएक्शंस दिख रहे हैं, यानी कि पस पड़ रहा है या ब्लड आ रहा है या खुजली भी हो रही है, तो भी हमें शायद डॉक्टर को दिखाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। दिखाना चाहिए जी। क्योंकि अदरवाइज मस्सा तो कहा जाता है डेड है, उसमें डेड सेल बिल्कुल होता है, उसमें कुछ आभास नहीं होता है किसी भी चीज का। जी। मस्सा एग्रीगेशन ऑफ स्किन सेल्स है। बहुत साइंटिफिकली डेड सेल कहना उचित नहीं होगा, मतलब वो खतरनाक नहीं है, मतलब हम्म, हार्मलेस कह सकते हैं, रादर देन डेड कहें, हार्मलेस है, वो हमें डैमेज नहीं करता है। डेड उसमें। ये महिमा जी, एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। महिमा जी पूछ रहे हैं, सर मेरी बेटी के फेस पर व्हाइट पैच हो रहे हैं छोटे छोटे, उसकी एज 12 साल है, तो इसको किस तरह से देखें? देखिए, ये व्हाइट पैच जो बताते हैं यूजुअली टीनिया वर्सिकुलर होता है। इन जनरल मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं किस तरह का व्हाइट पैच है, लेकिन 12 साल की बच्ची में कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। पास के स्किन के डॉक्टर को दिखाएं। 2-3 वजह कॉमन होती है बच्चियों में व्हाइट पैच की। एक, पेट में अगर कीड़ा हो तब व्हाइट पैच स्किन पे आ जाती है, लेकिन ये कैंसर का लक्षण नहीं है। दूसरा, कभी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और तीसरा, कभी फंगल इन्फेक्शन होता है, जो तीनों दवाइयों से ठीक होने वाली चीज है। पास के स्किन के डॉक्टर को महिमा जी आप दिखाएं अपनी बेटी को, ठीक हो जाएंगी, इसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। चिंताजनक बात नहीं महिमा जी, और डॉक्टर को आप दिखाएं। तो डॉक्टर अंशुमान, तो ये जो आपने बताया कि अगर कहीं कोई छोटा छोटा स्पॉट पड़ रहा हो या मस्से हैं, इसके अलावा भी हम स्किन कैंसर में कुछ और लक्षण भी देख सकते हैं, कुछ और सिम्टम्स भी देख सकते हैं, पाए जाते हैं? जी। अब जैसे जिसको लहसन या मस्सा कहते हैं, जो बचपन से आपने देखा बहुत छोटा सा था, हार्डली जी। 5 मिलीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का था। अब ये आपने देखा सडनली इसका साइज बढ़ने लगा, इरेगुलर, जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल, मतलब कोई मानचित्र की तरह। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, इंडिया, किसी का मानचित्र जैसा इरेगुलर इधर उधर बाउंड्रीज की बढ़ने लगी हो, जैसे पीठ पे कोई मस्सा था, पड़ा हुआ था हम्म। सालों से। हाल फिलहाल में आपने देखा कि ये बढ़ रहा है, बड़ा बेतरतीब बढ़ रहा है, ऊपर नीचे बाएं दाएं, मतलब इसका कोई हिसाब नहीं है, जैसे लगता हो रंग गिर गया और रंग फैला जा रहा है। अगर इस बिना तरह की किसी शेप। बढ़ोतरी हो बिना किसी शेप लिए, तो इस तरह की अगर बढ़ोतरी होने लगी है, हाल फिलहाल की ग्रोथ है, तो इसमें संभावना है कि कैंसरस बदलाव हो चुका प्री एग्जिस्टिंग मस्से में, और तुरंत इसकी जांच, बायोप्सी की जांच होती, इसको करा लें, इग्नोर नहीं करना है। जी। तो ये वैद्य सूर्य हैं, पूछ रहे हैं, सर क्या सन स्क्रीन लगाना सही है और क्या यह वाकई में यूवी प्रोटेक्शन देता है? जी, वैद सूर्य ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। ये रोकथाम पे हम आते हैं, इस पे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन रिकमेंडेड जरूर किया जाता है। जिस लाइट की बात हमने की, यूवीए यूवीबी रेज की बात की, उससे प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट में अगर आप जा रहे हैं, धूप में निकलते हैं, बहुत सही समय के लिए रहते हैं, तो पहले तो मैं बता दूं कि क्या रिकमेंडेशन है लगाने का। जी। बाहर निकलने से 15 मिनट पहले आपको जो भी एक्सपोज सरफेस एक्सपेक्टेड है, जैसे चेहरा एक्सपोज होगा, आपका गर्दन का हिस्सा एक्सपोज होगा, कोहनी से नीचे अगर हाफ स्लीव्स की शर्ट पहने कोहनी से नीचे का हिस्सा एक्सपोज रहेगा, इन सब में थिक लेयर सनस्क्रीन की लगानी है, नंबर 1। नंबर 2, एक होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, एसपीएफ, आप सारे सनस्क्रीन के पैकेट पे लिखा देखेंगे। जी। तो 30 एसपीएफ 30 से ऊपर की मात्रा इसमें होनी चाहिए। एसपीएफ 30 मिनिमम है। इंडिया के लिए जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, कहते हैं 40 या 50 एसपीएफ का लगाएं, क्योंकि यहाँ खासकर गर्मियों में धूप तेज होती है, उससे जी। प्रोटेक्शन देगा। एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे पे आपको सनस्क्रीन हटा के या क्लीन करके उस पर दोबारा लगाना है, क्योंकि 2 घंटे के बाद इसका प्रोटेक्शन फैक्टर खत्म हो जाता है। अब जब आते हैं कितना प्रोटेक्ट करता है, सनस्क्रीन लगाने का मतलब ये नहीं है बाकी प्रोटेक्शन आप नहीं लेंगे, ये 100% प्रोटेक्टिव नहीं है यूवी रे से, लेकिन नहीं लगाने से बेहतर है लगाना, प्रोटेक्शन देगा। एट द सेम टाइम अगर आप गोरे हैं और धूप में ज्यादा समय के लिए निकल रहे हैं, तो छतरी का इस्तेमाल, हैट का इस्तेमाल, कैप का इस्तेमाल एडिशनल करें, जो सन स्क्रीन के ऊपर का एडिशनल प्रोटेक्शन फैक्टर आपको मिलेगा। ये बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है सनस्क्रीन में, जो मार्केट में व्यापार के तहत बहुत सारी चीजें मिल रही है, जिसका टेस्टेड फॉर्मूला नहीं हो, लेकिन वो भी लिख देते हैं सनस्क्रीन, उस सनस्क्रीन लगाने का कोई फायदा नहीं है, जैसे वैद्य सूर्य ने पूछा। तो बेसिक क्या है, सनस्क्रीन एक लेयर है
जो अल्ट्रावायलेट रे को स्किन के टच में नहीं आने देती है, उसको डीनेचर करते रहती है। 2 घंटे तक प्रोटेक्टिव एलिमेंट रहता है। उसके बाद अगर घर आ रहे हैं, घर में लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह की ट्यूब लाइट जरूर होती है जिसके बारे में माना जा रहा है कि उससे अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है, लेकिन आजकल आने वाले लैंप और लाइट सेफ माने जा रहे हैं, उससे हमें खतरा नहीं होता है। खतरा नहीं। एक तो SPF 40 और 50 लगाएं, एटलीस्ट 40 ऑनवर्ड्स लगाएं। दूसरा जो आपने कहा कि हर 2 घंटे में लगाना चाहिए, तो 2 घंटे में मान लीजिए कोई ट्रेवल कर रहा है, तो जैसे आपने बताया उसको रिमूव कर दें, वॉश कर दें, उसके बाद लगाएं, या अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है रिमूव करने या वॉश करने का, तो उसके ऊपर ही लगा सकता है? बिल्कुल, रिमूव करने की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि इंडिया में टेम्परेट क्लाइमेट होने के कारण सनस्क्रीन लगाने के बाद बहुत ग्रीजी फील होता है, तो आप हो सकता है ऑकवर्ड फील करें, डिस्कंफर्ट लगे, कितना ऑयली है उसके ऊपर फिर लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर रिमूव करने की पोजीशन में नहीं है, वेट टिश्यू पेपर लेके रिमूव कर सकते हैं। नहीं भी रिमूव करें, उसके ऊपर लगाएं, प्रोटेक्शन में कमी नहीं आएगी। हो सकता है थोड़ा आप डिस्कंफर्ट महसूस करें कि बहुत ज्यादा ग्रीजी हो गया, महसूस करें, तो उसके लिए आपने कहा। जी जी। अब डॉक्टर अंशुमान, ये जो स्किन कैंसर है, क्योंकि कैंसर के नाम से हम हमेशा मान के चलते हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, ना ठीक होने वाली लगभग बीमारी है, बट फिर भी क्योर है। कई सारी चीजों को आपने पीछे काफी हमारी सीरीज में बताया कि कौन सी स्टेजेस पे अगर पता लग जाता है तो वो ट्रीट हो सकता है, क्योर किया जा सकता है। और हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, हम बॉलीवुड में भी देखते हैं, क्रिकेट्स में भी देखते हैं कि लोगों के कैंसर क्योर हुए। स्किन का कैंसर कितना डेडली कैंसर है? जी, आपने उदाहरण बॉलीवुड सेलिब्रिटी का दिया, लेकिन अच्छी बात आपने उठाई। मैं चाहूंगा आप ही के प्लेटफॉर्म से आम जनता, जो हमारे मरीज ठीक हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों को मिलवाना पब्लिक के लिए, ताकि लोग समझ सकें, और अलग अलग कैंसर के लोग, कि उनसे सुने कि कैंसर ठीक होता है, सिर्फ जरूरत है हमें सही समय पे उसको पकड़ने की। तो इसलिए उसका उदाहरण हम आगे कभी सीरीज में देंगे। अब आते हैं स्किन कैंसर पे, या स्किन कैंसर कितना डेडली है, कितना ठीक होने वाला है। इसको 2 भाग में हम बांट लें। मेलानोमा एक स्किन कैंसर है जो मैंने बताया कि ब्लैक या डार्क होता है, इसको अलग कर दीजिए। दूसरा ग्रुप कर लीजिए जिसमें आप बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा को रख लीजिए। मेलानोमा एग्रेसिव ट्यूमर है, बहुत छोटा भी होगा तो इसमें स्प्रेड होने की क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, और ये स्प्रेड होकर एक ऑर्गन नहीं, कई अंग को पकड़ता है, जैसे लिवर को, फेफड़े को, ब्रेन में पहुंचता है। तो मेलानोमा में 2-3 चीजें, पहले मैं इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादा एग्रेसिव है, इसमें जागरूकता की ज्यादा जरूरत है। अर्लीस्ट पकड़ लें, कोई भी ब्लैक स्पॉट खास करके अंगूठों के बीच में या कहीं ऐसा दिखे तो आप इसकी जांच जल्दी कराएं, जल्दी से इसको। ऑपरेशन में भी, इसमें हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं उसमें रेडिकल अप्रोच रखते हैं, मतलब इसको निकालने में बहुत दूर तक से निकालते हैं ताकि इसका कोई भी कण कैंसर का, मेलानोमा का अंदर ना छूट जाए। इसके साथ के गिल्टियों को निकालते हैं ताकि गिल्टियों में कैंसर अगर पहुंचा है तो निकल जाए, नहीं पहुंचा है तो हम रास्ता रोक दें आगे फैलने का। तो ये बात हुई, और साथ में हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, सर्विलेंस में। तो ये ट्रीटमेंट को साधारण तरीके से मैं बता दिया। दूसरा ग्रुप आ गया बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा को अमंग ऑल स्किन कैंसर या अमंग ऑल कैंसर हम कहते हैं सर्दी खांसी की बीमारी हुई है आपको कुछ भी नहीं होगा। मतलब बेसल सेल कार्सिनोमा इतना सामान्य कैंसर है कि जिससे किसी की जान नहीं जाती है या बीमारी दोबारा नहीं पलटती है अगर सही इलाज हो जाए। इसको मेडिकल में और टर्मिनोलॉजी दिया है, रोडेंट अल्सर। रोडेंट का मतलब चूहा, अल्सर का मतलब जख्म। बेसल सेल कार्सिनोमा जब बनता है तो ऐसा जख्म बनता है जैसे लगता है चूहे ने कुतर दिया हो, और ये बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। सोचिए कि बेसल सेल कार्सिनोमा पता भी चल गया और कोई मरीज 6 महीने इलाज नहीं भी कराता है तो उसको कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इसका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, ये स्प्रेड नहीं होगा, कहीं फैलेगा नहीं। और उससे थोड़ा सा खतरनाक ज्यादा होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ये दोनों अगर हुआ तो समझ लीजिए इसका सही इलाज हो गया, आप क्योर्ड हैं, एंड क्योर्ड फॉर लाइफ। दोबारा कभी आपको ये बीमारी तंग नहीं करेगी, सेम बीमारी। लेकिन एक बार आपको स्किन कैंसर हुआ है तो आपको एहतियात सन एक्सपोजर से रखना है, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, या छतरी का, हैट का, कैप का इस्तेमाल करना है, ताकि दूसरी जगह नया स्किन कैंसर आपको डेवलप ना हो, दूसरी जगह डेवलप ना हो। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि भाई आप उसके और एरिया को मतलब रिमूव कर देते हैं ताकि कहीं अगर फैल रहा है, कहीं कोई पार्टिकल या कण रह रहा है तो आगे स्प्रेड ना हो।
डॉक्टर अंशुमान, अगर बाई चांस जिसको कहते हैं कि कितनी स्टेजेस पे अगर हम इसको रोक लेते हैं तो हम इसको क्योर कर सकते हैं, या किस स्टेज के बाद फिर उसमें क्या डेडली कैंसर है या अंग को उसे हमें निकालना पड़ता है? जी, जो बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कैंसर, ये दो कैंसर हैं। इसमें हमें सिर्फ स्किन का हिस्सा ही निकालना पड़ता है, क्योंकि बहुत गहराई तक नहीं जाता है, किसी भी स्किन के नीचे के अंग को नहीं पकड़ता है। लेकिन मिलेनोमा आमतौर पे कई जगहों पे हो जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे गुदा में, मतलब लैट्रिन के रास्ते पे, जब मुकाम पे बिल्कुल नीचे के हिस्से में भी मिलेनोमा हो जाता है। वैसी कंडीशन में वहां की स्किन पे जब होता है तो हमें लैट्रिन का रास्ता तक निकालना पड़ता है, मतलब इतना एग्रेसिव ट्यूमर है, तो हमें ऑपरेशन भी इसका बहुत एग्रेसिव करना पड़ता है। मिलेनोमा में अंग निकालना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। बेसल सेल कैंसर, स्क्वैमस सेल कैंसर में अंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी एरिया की स्किन को निकालते हैं और कहीं और से स्किन लाके प्लास्टिक सर्जन उस जगह को रिपेयर कर देते हैं और हिस्सा नॉर्मल हो जाता है। अंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर अंशुमान, जैसे आपने एनल में बताया कि हो जाता है, तो वहां धूप का एक्सपोजर की वजह से होता है या और कोई उसका रीजन होता है? जी नहीं, मिलेनोमा का जैसे मैंने बताया कि इसका धूप से एक्सपोजर से सीधा संबंध नहीं है, इसलिए जैसा मैंने बताया था नाखून के हिस्से में, पांव के नाखून और स्किन की जंक्शन, चमड़ी जहां जुड़ रही है वहां पे, एनल कैनाल में, या मिलेनोमा कहीं हो सकता है जहां मिलेनोसाइट्स है। तो मिलेनोसाइट्स हर जगह है, जहां जहां स्किन है तो वहां हो सकता है। तो इसका कोई रिलेशन नहीं धूप से। अगर कहिए तो एनस तो धूप से सबसे छुपा हुआ हिस्सा है, लेकिन वहां पे होता है मिलेनोमा। जी जी, तो धूप की वजह से इसका कोई लेना देना ही मिलेनोमा का। वैद्य आनंद पांडे जी आज हमारे साथ वैद्य जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका शो काफी पॉपुलर हो रहा है, लोग वैद्य भी हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि भाई आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि जो एक आपका तरीका है ना बताने का, वो मैं समझता हूँ इतना ईजी है, क्योंकि आदमी को जिसको कभी पहले भी नहीं इस बारे में सुना होता है वो भी बड़े अच्छे से ग्रैस्प कर लेता है। वैद्य आनंद पांडे जी पूछ। जी इनका सवाल आप लीजिएगा, उसके पहले मैं बता देता हूं, हिंदुस्तान के कई वैद्य, अब तो लगता है 500 से ऊपर की संख्या चली गई, जो पूरी तरह से एक मुहिम चला रखी है कि आयुर्वेद, सच आयुर्वेद क्या है उसको पूरे विश्व को बताना है। इसके लिए एलोपैथ और आयुर्वेद के सामंजस्य को लेके चल रहे हैं, और एक संस्था बनाई हुई अनुभूति ट्रस्ट के नाम से, जो अनुभव से अनुभूति की ओर, जिसमें ये दिखाना है आयुर्वेद में भी क्या सच्चाई है, सच्चाई सामने आए, न कि व्यापार सामने आए। इसलिए ये वैद्य भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके पास जांच है, जांच की रिपोर्ट दिखाइए, इलाज बताएंगे, इलाज के बाद जांच करा के दिखा देंगे कि बीमारी खत्म हुई। और जिसका इलाज नहीं है आयुर्वेद में तो बताएंगे कि इसका इलाज आयुर्वेद में नहीं है, आप एलोपैथ में जाइए। इसलिए इस तरह के वैद्य आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। जी। और डॉक्टर अंशुमान, जो कई बार लोग ये कहते हैं ना कि जो आयुर्वेद है, जो घर के मसाले हैं या कुछ भी XYZ खा लें तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता आयुर्वेदिक में, बट ऐसा कहा जाता है कि सपोज करिए दालचीनी या जो भी गर्म चीजें हैं, जो आजकल काढ़ा बहुत सारे लोग इम्यूनिटी के चक्कर में पी रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो, मतलब लोगों को, मैं समझता हूँ कि आप तो डॉक्टर हैं तो आपको डेफिनेटली पता ही है, क्योंकि चीजें गर्म होती हैं और ज्यादा अगर अधिकता में हो जाएंगी तो शायद पेट में अल्सर भी क्रिएट कर सकती हैं ये। रविंद्र जी, मैं आपका सच में शुक्रगुजार हूं कि देखिए आप चिकित्सा विज्ञान से नहीं हैं, लेकिन आपका टेम्पर बहुत साइंटिफिक टेम्पर है, और ये मुझे बहुत पसंद होता है। मैं हर समय इसलिए कहता हूं सिटीजन को साइंटिफिक टेम्पर। जो सवाल आपने किया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अधिकतम लोग इस टॉपिक को टच नहीं करेंगे। सच में सभी लोग यही मानते हैं कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने भी जो सीखा है इन वैद्य के साथ रह के, और कई दवाइयां ऐसी हमारी एलोपैथ में भी आई है जिसमें साइड इफेक्ट्स हैं, तो आयुर्वेद से निकली दवाई अगर एलोपैथ में आई, हमने देखा साइड इफेक्ट्स हैं, हमने उसको अलग एल्कलॉइड या केमिकल के नाम से कहा है, साइड इफेक्ट्स हम लिखते हैं। जो क्वालिफाइड वैद्य हैं वो भी कह रहे हैं कि आयुर्वेद की दवाइयों में साइड इफेक्ट है, और सीधा क्या मतलब है कि अगर किसी चीज का इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट होगा। तो बिना किसी क्वालिफाइड वैद्य के मशवरे के कोई भी चीज ना लें। उदाहरण के तौर पे दालचीनी काढ़े में आजकल डाल रहे हैं, दालचीनी से होने वाले हिपेटोटॉक्सिक, मतलब लिवर की खराबी इतनी कॉमन हो चुकी है, आप सोच नहीं सकते हैं। काली मिर्च बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ओवर द काउंटर त्रिफला लोग लेते हैं, जैसा मुझे वैद्य लोगों ने बताया कब्जियत के लिए,
उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आयुर्वेद को इतना लाइटली ना लें, ये किचन के मसाले तक नहीं है, एक बहुत बड़ी विधा है और इसमें कितने 24 गुणों को देख के और फिर लक्षण को समझ के फिर इंसान के व्यवहार, विचार, दिनचर्या, ऋतुचर्या सबको देख के वैद्य इसका इलाज करते हैं। ये छोटी विधा नहीं है, इसको ओवर द काउंटर मेडिसिन ना ले जी, डॉक्टर ओवर द काउंटर मेडिसिन ना ले जी। डॉक्टर अंशुमान, जैसे कि ये जो विधा है ये वेद है, बेसिकली आयुर्वेद यानी कि वेद है। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे डाइटिशियंस जो हैं निकल के आ गए हैं और कहते हैं कि किचन के मसालों से हम इलाज करेंगे। तो उनको समझ नहीं है कि क्या चीज और कितनी मात्रा में लेने से क्या हानि या क्या फायदा होता। कई बार आप देखेंगे वैद्य जब देते हैं कुछ सेम दवाई को कहेंगे इसको आप शहद से लीजिए, या कहेंगे इसको ठंडे पानी से लीजिए, या इसको गर्म पानी से लीजिए। यानी कि दवाई वही है, बट उसके लेने का जैसे तरीका बदलता है तो उसका जो असर है वो भी बदल जाता है। डॉक्टर अंशुमान का हमारा फ्रेम फ्रीज हो गया है और मैं डॉक्टर अंशुमान जल्दी ही हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर अंशुमान कह रहे हैं, वैद्य आनंद पांडे हमारे शो पे ऑलरेडी आ चुके हैं और इनको हम दोबारा लेके आएंगे और इनके साथ भी एक हम इस तरह का स्वास्थ्य का सिलसिला शुरू करेंगे, सीरीज शुरू करेंगे, ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है और क्या नहीं पीना है। कई बार हम देखते हैं कि चीजों को डॉक्टर अंशुमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। डॉक्टर अंशुमान, मैं उस वक्त कह रहा था कि आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग सेशंस करते हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो उसमें डाइटिशियंस पार्टिसिपेट करते हैं और डाइटिशियंस कहते हैं या कहती हैं कि जो आपके किचन के अंदर जो मसाले हैं उसमें सारी बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है, लेकिन क्या चीज कितनी लेनी है और कितनी नहीं लेनी है ये वो नहीं बताते हैं और ना ही उनको पता होता है, क्योंकि वैद्य पढ़ाई करके वैद्य बना है, ना कि कोई किताब या अखबार में या मैगजीन में आर्टिकल पढ़ के वैद्य नहीं बना है। उसको बताया गया कितनी मात्रा में लेना है, कितनी मात्रा में नहीं लेना है। वैद्य आनंद पांडे जी पूछ रहे थे, सिंथेटिक कपड़े पहनने से भी स्किन कैंसर हो सकता है क्या? अभी तक कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं है कि सिंथेटिक कपड़े पहनने से स्किन कैंसर हो सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर है, सिंथेटिक कपड़े जो फैशन में आया उसकी वजह ये रही कि बहुत पतले कपड़े को बहुत मजबूत बना दिया गया। सिंथेटिक कपड़े आने का रीजन यही रहा, पॉलिस्टर, सिफॉन, इस तरह के जो कपड़े आए मार्केट में, क्योंकि कॉटन के कपड़े जब भी आप बनाएंगे तो एक खास मोटाई के लिए, ताकि आपके अंग को ढक सके, तो कपड़े का वजन होता था, उसको आपने हल्का कर दिया। तो इसमें जरूर ये है कि लाइट यूवीए, यूवीबी, अल्ट्रावायलेट ए एंड बी लाइट इजिली पेनिट्रेट कर सकती है और ये प्रोटेक्टिव नहीं होता है। तो जैसे मैं कह रहा था कि एक्सपोज सरफेस, जो सतह आपका शरीर का खुला हुआ है, इस पे स्किन कैंसर हो सकता है। लेकिन अगर सिंथेटिक कपड़े, खास करके ईवी लाइट पेनिट्रेटिंग कपड़े हैं आपके, तो उन जगहों पे भी स्किन कैंसर की संभावना होगी जो आपका छुपा हुआ है। उस पे मैं एक जरूर कमेंट करना चाहूंगा, जो आपने कहा डाइटिशियन एंड मसाले की बात, सारे इलाज की बात। देखिए, आयुर्वेद भारत की परंपरा रही, संस्कृति रही दसों हजार सालों की, और इसमें जो ऋषि मुनि और वैद्य बने वो चिंतन और मनन किया करते थे, उससे जो ज्ञान की प्राप्ति होती थी वो हमारे संस्कार और संस्कृति में डालते थे। इसके कारण देखिए, छोटी छोटी चीजों का, कि घर में जब कोई अशुभ हो जाए, किसी का देहांत हो जाता था, तो हल्दी डालने के लिए मना किया गया। मतलब ये कह दिया गया कि हल्दी डालना ही है बाय डिफॉल्ट, नहीं डाल रहे तो शायद आपको याद दिलाने के ऐसा कह दिया है कि कोई अशुभ हो गया तब नहीं डालना। तो हल्दी के गुण अब जाके लोगों को पता चलने लगा, इस तरह की बात हो गई। लेकिन ये तो हमारे कल्चर में इसलिए डाला कि हम लोग स्वस्थ रहें। अब जब हम शिफ्ट होने लगे फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर पे, तो ये कल्चर हमारे हाथ से छिनता जाने लगा। लेकिन एट द सेम टाइम इतना आसान नहीं है कि डाइटिशियन कुछ भी उठा के बता दें किचन से हम सारी चीजों को ठीक कर दें, इतना आसान नहीं है। मैं जो डाइटिशियन ऐसा करूं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप अपने पास में जो क्वालिफाइड वैद्य हों, आयुर्वेद की डिग्री धारी वैद्य हों, उनके संपर्क में जाएं, उनसे समझें कि किस मसाले, किस जड़ी बूटी में क्या साइड इफेक्ट्स होगा, कितने मात्रा में दिया जाए, तब वो अच्छे डाइटिशियन बन पाएंगे, अन्यथा ना करें। बिल्कुल, दूसरों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें अच्छी हो जाती हैं और दूसरी चीजें धीरे 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 करके खराब हो जाती हैं और फिर उसका कई बार ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता है आसानी से। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि भाई अगर दालचीनी की मात्रा अधिक हो जाती है या काली मिर्च की मात्रा हम लोग अधिक लेते हैं तो लीवर की भी प्रॉब्लम
आगे निकल के आ जाती है। जी जी डॉक्टर अंशुमान, नेक्स्ट शो में जिस तरह से हमने बात करी, तो हम एक लाइव एग्जांपल्स जिन लोगों को पहले हुआ है हम एक शुरू करते हैं कि ताकि वो भी अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और मैं समझता हूं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो और दर्शक भी चीज़ों को समझ पाएंगे कि हाँ, किससे और कितनी पीड़ा भी होती है, कितनी कठिन है। क्योंकि जब तक कोई पीड़ा आपको खुद ना हो या किसी आप विक्टिम से ना सुने, तब तक उतनी बेहतर तरीके से शायद लोगों को कम समझ में आता आज की तारीख में। क्योंकि तब तक लोग कहते हैं नहीं, इसको तो हम संभाल लेंगे, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, मुझे तो पता है सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी सीरीज जरूर हम चालू करेंगे और अच्छा होगा, एक मोटिवेशन भी होगा। लोग जो बहुत ज्यादा अभी अवधारणा बनी है कैंसर ठीक नहीं होता है, कैंसर क्यूरेबल नहीं है, तो उनसे ही मैसेज जाएगा कि क्या कैंसर क्यूरेबल है या नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर अंशुमान, अगर ये जो हम ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट्स आपने बता दिए कि जो आपने लक्षण बताया कि अगर कहीं स्किन के लिए कि कहीं कोई मोल है या इधर नाखूनों के अंदर जो ये खाल यहाँ पे जुड़ी है, यहाँ पे अगर कोई स्पॉट आ रहा है, ब्लैक स्पॉट आ रहा है, या कोई मसा है उसमें अगर पस आ रहा है या ब्लड आ रहा है या खुजली भी हो रही है, तो भी हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक स्किन कैंसर का कारण हो सकता है। जी बिल्कुल। इसके बाद होता है जी 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 रविंद्र जी, आप कहिए अंशुमन जी। जी, तो ये लक्षण के बाद जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर आपकी जो भी तकलीफ थी उसकी बायोप्सी करेगा, बायोप्सी में क्या कैंसर आता है चेक करेगा। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है स्टेजिंग वर्कअप, मतलब कि क्या स्टेज है आपकी बीमारी का, वो चेक कर लेगा। अगर लगता है ऑपरेशन के लायक है, तो जैसा बताया स्किन कैंसर का अभी भी बेस्ट इलाज ऑपरेशन है। उसको रिमूव करें, क्योर हो जाता है, आगे किसी भी तरह के इलाज की आमतौर पे जरूरत नहीं होती, जैसे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। कभी कभी स्किन कैंसर खास करके स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा ऐसी जगह पे होता है जहां पे सर्जरी करना संभव नहीं है, तो उस कंडीशन में रेडियोथेरेपी मतलब किरण देके उसको किल कर दिया जाता है कैंसर सेल को, और फिर उसका उस तरह से इलाज होता है। लेकिन अभी भी बेस्ट ट्रीटमेंट स्किन कैंसर का ऑपरेशन कर दिया, क्योर फॉर लाइफ, और एकदम क्यूरेबल कैंसर है। इसलिए इसको ध्यान में ये रखना है कि अर्ली डायग्नोसिस करना है, जल्दी पकड़ना है इस बीमारी को। डॉक्टर अंशुमान, इसमें एक मेरा क्वेश्चन रह गया कि जो स्किन कैंसर है इसमें एज भी है क्या, कि कौन सी एज को कम होगा या कौन सी एज को ज्यादा होगा? जी देखिए, स्किन कैंसर का जैसा कारण बताया कि धूप में कितनी देर और कितने समय तक रहे, तो नेचुरल सी बात है कि ये स्किन कैंसर आमतौर पे बच्चों में नहीं देखा गया है। कामकाज यंग एडल्ट एंड एल्डरली में सबसे ज्यादा स्किन कैंसर होता है, क्योंकि उनका पूरा लाइफ टाइम एक्सपोजर का कितना हुआ, कितने घंटे एक्सपोज हुए, और धीरे धीरे एक स्किन में बदलाव होता है। जैसे देखते होंगे बच्चे की स्किन बिल्कुल पतली चिकनी होती है, धीरे धीरे जैसे एज ग्रो करने के बाद, जिसको हम कहते हैं स्किन चेंजेज में एक्टिनिक केराटोसिस, मतलब धूप से होने वाले बदलाव, हाइपर केराटोसिस, स्किन मोटी होने लगती है, स्किन की सतह लेयर मोटी होने लगती। इस तरह से बदलाव होते होते जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। तो बच्चों में नहीं होता है, एडल्ट के बाद कभी भी हो सकता है, और एल्डरली में स्किन कैंसर की संभावना ज्यादा है, एक्सेप्ट मेलानोमा कभी भी हो सकता है। मेलानोमा कभी भी हो सकता है, और जो बाकी कैंसर्स हैं स्किन के वो एल्डरली यानी कि 50 प्लस में, मैंने कहीं मैं पढ़ रहा था 50 प्लस में ज्यादा स्कोप है, या 60 प्लस और चले जाते हैं। तो मतलब जितनी जितनी एज जैसे बढ़ती जाती वैसे पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं। बिल्कुल जी डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हर बार आते हैं, फ्राइडे को समय निकालते हैं और हमारे दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि जो जागरूकता है ना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर दर्शक या जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, अगर वो जागरूक रहेंगे तो चीजों को पहले ही अगर पता लग जाएगा कि क्या है। क्योंकि अगर स्किन में जिस तरह से बताया कि स्पॉट पड़ गया, ब्लैक स्पॉट पड़ गया, तो हम उसको कैंसर सोच भी नहीं सकते कि कैंसर का कारण हो सकता है। मतलब एक ब्लैक स्पॉट है, हो सकता है हम ये मान लें कहीं चोट लग गई होगी, कहीं दब गया हो गया, कुछ भी हो गया, किसी वजह से जो ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है और उसके पस बनने लग जाता है, हम अवॉइड करते हैं। बट अगर कोई ऐसा आपको नॉलेज में है कि भाई कोई चोट लगी थी, तब तो अलग बात है, और बिना कोई चोट के कोई ब्लैक स्पॉट पड़ रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग फिर मिलेंगे और फिर एक नए कैंसर के ऊपर चर्चा करेंगे, और एक हम किसी पेशेंट को जो ठीक हो चुके हैं, क्योर हो चुके हैं जिनका कैंसर, उनको भी शो में लेके आएंगे, ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिल सके उनकी एक रियल स्टोरी जान के। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर अंशुमान। धन्यवाद।